इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। नमस्कार, मैं अतुल शर्मा। स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस में। आज हमारे साथ खास मेहमान इस खास खबर के लिए मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री और पूर्व प्रवक्ता अब्बास जी। अब्बास जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया। सर, जिस तरह से प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है, आपको भी पता है कि विकास दुबे वाला मामला अभी शांत नहीं है। विपक्ष सवाल पे सवाल करता जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? विकास दुबे एक बदमाश था और नियमित प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ एक पुलिस व्यवस्था है, भारतीय संविधान के अनुसार एक आईपीसी है, एक न्याय प्रक्रिया है। और जो विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या की, वो घोर निंदनीय थी। लेकिन जिस तरह के हालात प्रदेश में हैं और जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है, वहां तो विकास निसंदेह पैदा हुए जब प्रदेश के मुखिया पे ही लंबे चौड़े मुकदमे और अपने मुकदमों से उन्होंने खुद को बरी कर लिया। तो ऐसे प्रदेश में अनेकों विकास, हजारों विकास की उम्मीद की जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। किसने दे रखा था विकास को संरक्षण? देखिए, आपके टीवी चैनलों के माध्यम से पता चला कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं मिश्रा जी और नरोत्तम मिश्रा जी, तो वो कानपुर की प्रभारी रहे और जैसे सोशल मीडिया पे रहा कि उनके बड़े गहरे संबंध थे और महाकाल के दर्शन के बहाने जो भी कुछ खेल खेला जाना था तो वहीं से मध्य प्रदेश सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार लोगों को सुना। विकास का विकास किस सरकार ने और किसने किया? विकास का विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दम से किया। भारतीय जनता पार्टी की 2-3 जो भी सरकार रही है उसमें विकास फला फूला है। बाकी अन्य सरकारों में भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का टच रहा, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं वो सरकारों से फायदा उठाने देते, लेकिन बड़े पैमाने पर उसके संबंध थे। जो उसकी दुश्मनी भी थी या वो भी थी, वो सब भारतीय जनता पार्टी की वर्चस्व की लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि विकास के संबंध अखिलेश सरकार से, सपा सरकार से। तो सूत्र कौन सा सूत्र है हमें पता चलेगा। सोशल मीडिया पर एक स्लिप और ये वायरल हो रही है जिसमें विकास दुबे की पत्नी की मेंबरशिप है 20,000 रुपए की। समाजवादी पत्रिका है, दुनिया में कोई पत्रिका ऐसी नहीं है जिस पत्रिका की मेंबर्स आज से कोई ले। अगर मैं आरएसएस के मुख्य पत्र का आजीवन सदस्य बनना चाहूँ पत्रिका के कहे तो मुझे बना दिया जाएगा। पत्रिका में कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं जो उसकी जांच पड़ताल हो। पत्रिका का मेंबर कोई बन सकता है और वो ट्रस्ट में जाइए, रसीद कटाइए और पत्रिका मेंबर बने। उसके लिए पार्टी का सदस्य होना ना होना कुछ जरूरी नहीं। एक और चीज है, विपक्ष पहले जब सरेंडर किया विकास दुबे ने तो सबसे बड़ी बात यह आगे आई थी कि पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं किया। लेकिन एनकाउंटर हो जाने के बाद में अखिलेश जी ने भी किया है कि ये गलत हुआ है, अभी और रोकना चाहिए। तो इसमें क्या आप क्या हमारे देश में न्याय प्रणाली है, अदालतें हैं। विकास दुबे ने जिस विधिवत से सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, मैं विकास दुबे कानपुर वाला बताकर, उसके बावजूद गाड़ी इसलिए पलटनी पड़ गई कि जो हालात थे कि अगर गाड़ी नहीं पलटी तो शायद उत्तर प्रदेश सरकार। विकास दुबे का संरक्षण में कहीं ना कहीं आप भाजपा का क्या भाजपा से पहले और सरकार नहीं रही है जिसमें विकास दुबे ने अपने क्षेत्र के अंदर अच्छी खासी बदमाशी देखी है? देखिए, पूर्वांचल का एक ट्रेंड है, वहां जो मैक्सिमम पॉलिटिक्स करते हैं लोग, वहां दबंगाई भौकाल का एक माहौल है। लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या ना बनूं, लेकिन किसी बदमाश को टिकट नहीं दूंगा, किसी बदमाश की एंट्री नहीं दूंगा। और बड़े बड़े माफिया जो समाजवादी पार्टी के निकट थे उन्हें किनारा कराने का काम अखिलेश यादव जी ने किया और एक भी बदमाश संरक्षण नहीं पा पाया समाजवादी पार्टी। राजनीतिक रूप से जनता में एक मैसेज था और स्वच्छ राजनीति एक मैसेज था।
राजनीतिक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का माहौल क्रिएट करा कि जो भी अपराधी आए भाजपा की गंगा में नहा दे, वो अपराध मुक्त हो जाएगा, उसकी वजह से वोटों के हिसाब से हमें नुकसान जरूर होगा, लेकिन सबक राजनीति करने में मिसाल कायम थी और बदमाशों से हमेशा किनारा किया। क्या विकास दुबे के मारे जाने से उसके सारे अपराध दफन हो जाएंगे? देखिए, जब तक भूमि में उर्वरा रहेगी और विकास रूपी बीज चलेगा, उर्वरा होने पे वो बीज फले फूलेगा ही। जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में है, तमाम अपराधियों को देख लो, तमाम अपराधियों को देख लो, वो फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें तरक्की मिल रही है। अपराधी का वो अंत, क्या अपराध का भी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा समय आएगा कि अपराध का भी अंत? देखिए, अपराधी का अंत 1, 2, 4, 5 मारने से और जिस तरह का माहौल बन रहा है कि जाति विशेष के लोगों को मारने से कोई अपराध का अंत नहीं, आप कह रहे हैं जाति विशेष में आपकी बात को बढ़ा, मैं इसलिए कहूंगा अपराधी कोई जाति या धर्म से नहीं होता। आप नहीं होगा तो समान व्यवहार करना चाहिए ना। पुलिस को मारना, हमारे वीर पुलिस वालों को मारना अपराध है, लेकिन क्या इंस्पेक्टर सुबोध को मारने वाले अपराधी नहीं थे? अगर वो किसी जाति विशेष के थे मारने वाले, तो उनका फूल माला डालकर स्वागत कराया गया, उनकी जमानतें कराई गई, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं गया? किसी जाति या उसका समर्थन नहीं करना, लेकिन जिस तरह का हालात है, एक जाति विशेष हो तो भाई लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जाति विशेष का एनकाउंटर बाहर आई भी है, विकास उसमें अकेले नाम नहीं है, विकास तो अपराध था। उसके अलावा जो तमाम लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन जो तिवारी जी थे जिनको पुलिस ने ठोक दिया था, वो कौन से अपराधी थे? और ठोके जा रहे हैं तो नैन लगा के। लेकिन अपराधी ठुकना चाहिए, लेकिन इंस्पेक्टर सुबोध के अपराधी भी ठुकने चाहिए थे, उन्हें फूल माला डालकर स्वागत नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कोई विफलता नजर आ रही है? कहीं ना कहीं सारी विफलता है। सरकार को 1 मिनट रहने का सत्ता में अधिकार नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए था। 8 पुलिस वाले मार दिए गए हो और सरकार कायम रहे, हो ही नहीं सकता था। सरकार को मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था इस मामले में, सरकार प्रभाव में, और इसको श्वेत पत्र जारी करें। हम कह रहे हैं किससे रिश्ते हैं, विपक्ष थोड़ी देगा किससे रिश्ते। आप हमारा सवाल हमसे काम में सवाल हमसे करते हम क्या किससे रिश्ते थे? सरकार विकास यादव की सीडीआर जारी करे ना, किससे बात करता था वो, कौन कौन लोग थे वो सब चीजें जारी हो तब पता लगेगा। मेरे बताने से, भाजपा के बताने से सरकार बताए ना, एक श्वेत पत्र लाए, सारी जानकारी दे, किससे संबंध थे, किस जमीन में कौन कौन हिस्सेदार था, उसका पैसा कहां का ट्रांसफर होता था, किस किस से उसके लिंक थे, सरकार पे सारी जानकारी है। उन जानकारियों के खुलने के खतरे से ही तो कार पलट गई, सरकार पलटने का खतरा हो गया था। क्या उन राजनेताओं के नाम भी सामने आने चाहिए जो विकास दुबे का समर्थन? बिल्कुल आने चाहिए। किनसे हम वही तो बार बार कह रहे हैं, किनसे विकास दुबे की बात होती थी, और अकेले विकास दुबे नहीं, बहुत सारे विकास दुबे हैं जो आज भी लगातार अपराध कर रहे हैं। जाति विशेष का ना मारिए, अपराधियों को मारिए, जाति विशेष देखकर, धर्म विशेष देखकर ना मारिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी का इसलिए हर तरह के अपराध को मिटाना है तो उसको तोड़ना होगा, जैसे अखिलेश यादव जी ने किया था काम। अगर आप जाति देखकर, धर्म देखकर अपराधी चिन्हित करके मारेंगे तो उससे विरोध बढ़ेगा, घटेगा नहीं। दूसरे अपराधी जिनको कुछ नहीं हो रहा, उन बेलगाम होकर वो और अपराध को धकेल देंगे। क्या महल के अंदर जो भेदी हैं जिन्होंने विकास दुबे कुख्यात बदमाश को जानकारी दी, पुलिस आने की दबिश की, क्या ऐसे भेदियों को सामने लाना उचित है या नहीं? तत्काल बर्खास्त किया जाए और जितना नुकसान हो उनके उनसे पैसे वसूले जाए। करती क्यों नहीं सरकार, एक्शन क्यों नहीं लेती? सरकार को लेना चाहिए। सरकार में बैठे हुए लोग, ये कोई हम लोगों का क्या मतलब है इससे लेना चाहिए? जो मौजूदा सरकार है, जो चीज सामने निकल के आ रही है उसमें कार्रवाई सरकार करे। महकमे के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने विकास दुबे का संरक्षण किया। क्या ये पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस विकास दुबे की नौकरी करती थी या सरकार की नौकरी? ये बड़ा अजीब रंग ढंग है। एक एमएलए के बेटे को कोई मसला हो गया था गुजरात में,
और पुलिस इस पे या तो पैर पकड़ के माफी मांगू। एक महिला पुलिस कर्मी की सुनीता यादव, जो भी हो, बात यादव की नहीं, अगर कोई यादव नहीं होती तो क्या उसके साथ करना चाहिए था? एक पुलिस कर्मी है और पुलिस की वर्दी चाहे आईजी पहने या सिपाही जी पहने, सब बराबर, कानून होता है। उसने अगर पैर पकड़कर माफी नहीं मांगी तो इस्तीफा देना उसने स्वीकार किया। तो ऐसे हालात में तो कभी भी पुलिस का मनोबल नहीं उठेगा। पुलिसिंग करनी है तो साफ सुथरी कीजिए। पुलिसिंग के लिए जो व्यवस्था अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय जी ने की, ऐसी व्यवस्था की 100 नंबर की ऐसी व्यवस्था पुलिसिंग की थी कि एक डायल दे दिए, मौके 15 मिनट पुलिस पहुंची थी। ये थी पुलिस व्यवस्था। उनको तेल तक तो मौका नहीं होगा। क्या पुलिस सिर्फ ठोको से काम नहीं चलता। ठोको से तो विरोध बढ़ेगा, क्योंकि ठोको में जो बेगुनाह ठोके ज्यादा जा रहे हैं, जाति विशेष और धर्म विशेष के लोग ज्यादा ठोके जा रहे हैं। और एक जाति विशेष को जो सरकार होने का दम बनता है कि हमारी सरकार है, वो लोग बेलगाम है और उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हीं के संरक्षण में तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं, तमाम तरह के ठेके पट्टे छूटे जा रहे हैं, तमाम तरह के खनन हो रहे हैं, तमाम तरह की सरकारी लूट में, चाहे वो किसी भी तरह के जहां सरकार से पैसा निकल सकता तो वो सारे के सारे अपराधी सक्रिय होते हैं। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। जो भी सरकार होती है, कमाने खाने वाला अपराधी उसको घुसने का प्रयास करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो विशेष रूप से अपराधियों को संरक्षण देकर, उन्हें भाजपा ज्वाइन कराकर, पवित्र गंगा भाजपा बनाकर के, भाजपा जो है बहुत पवित्र गंगा है। इस पवित्र गंगा में जो भी नहाएगा वो अपराध मुक्त हो जाएगा। उस गंगा में निगाह मिलाकर जो अपराधियों का महामंडन किया है, जिस तरह से उन्होंने संरक्षण किया है, उससे सरकारें कभी भी नहीं मजबूती चल सकती। सपा पार्टी के अंदर कोई भी अपराधी को टिकट नहीं, कोई अपराधी नहीं। अखिलेश यादव जी ने अभी फिर पुनः दोहराया कि हम किसी अपराधी को टिकट नहीं। आजम खान है, उन पर भी बहुत से मामले दर्ज। आजम खान का अपराध तो अब मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, इस तरह के तुच्छ ओछी हरकतें करके क्या आप दिल से कह सकते हैं कि आजम खान का? आप बताइए, आपको लगता है आजम खान साहब अपराधी? देखिए, जो कानून व्यवस्था, कानून छोड़िए, कानून लिखे मुलायम सिंह जी पे एक दिन में 100 मुकदमा लिखवाना अपराध की वजह होती है। क्या आपको लगता है आजम खान अपराधी? आप अपने दिल से बता दीजिए। दिल और इसमें ना देखिए, सब जानते हैं आजम खान पे अपराधी क्यों बनाया गया, क्योंकि वो आत्मनिर्भर भारत को बनाने का काम करके, आत्मनिर्भर भारत जब बनेगा जब मेरा भारत पढ़ेगा लिखेगा। आजम खान का कसूर ये है कि भारत के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वो भी बड़े बड़े ठेके पट्टे के काम में लगे रहते और पेट पूजा कराते हुए, तो शायद उन्हें पूछता आजम खान का कसूर यही है कि शिक्षा का मंदिर बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको देश के बच्चों को पढ़ना चाहिए। और उसके अलावा आजम खान को कसूर। अब फिर पुलिस की इतनी चौकसी के बाद भी एक इतना बड़ा अपराधी लगभग 700 से 800 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, किस तरह से? कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है या नहीं? कौन सी चौकसी? संयम है तो तर्क आएगा। अपराधियों से, संरक्षण से गृह मंत्री तक जिसमें इन्वॉल्व हो, जिनके रिश्ते इन्वॉल्व, बताना पड़ेगा कि क्या होता है। सब मिलीजुली की स्थिति, सरेंडर भी हो गया था, लेकिन चूंकि मामला बहुत बड़ा लेवल पहुंच गया था और जो आपसी दुश्मनी का माहौल है, तो जाति विशेष पूर्वांचल की, वो एक बड़ा आधार बना और फिर बहुत बड़े बड़े नाम खुलने जा रहे थे। सरकार पलटने का खतरा होने की वैसी कार्रवाई की। 7 जुलाई को लगभग फरीदाबाद के हरियाणा के फरीदाबाद में सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक पता चला कि विकास दुबे आपके यहाँ फरीदाबाद में 9 तारीख को खुलेआम विकास दुबे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में काला बैग लेकर घूमता हुआ नजर आया, जिसमें उसने एक पर्ची कटवाकर अपने नाम से मंदिर में प्रवेश भी किया। मंदिर की पर्ची कटने से लेकर उससे एक दिन पहले से पीएम के हटने से, वहां के थानेदार के हटने से, वहां के स्टाफ बदलने से, बहुत सारी प्रक्रिया, एक लंबा एक अध्याय है पूरा सरेंडर का, जिसमें अगर छानबीन हो, श्वेत पत्र, तो सारे चीजें उजागर हो जाए। मध्य प्रदेश सरकार की कितनी भूमिका थी, कौन कौन बड़े लोग उसमें शामिल थे, अगर वो सारी की जांच पड़ताल होगी तो सब कुछ पानी का पानी होगा। लेकिन सरकार करेगी, क्योंकि सरकार के पलटने का खतरा है। कार इसलिए पलटी, गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त कैसे होगी, उस पर आपका क्या? सरकार को बचाना था,
गाड़ी की दुर्घटना होनी चाहिए और क्या होता है। सरकार की वजह से गाड़ी दुर्घटना। जी बिल्कुल, देखिए आज तक आप मुझे बताइए, जब कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है, आप जब वो मौके पे गिरेंगे आती तो उठा के ले जाती है, घसीट के ले जाती है। और गाड़ी इस हालत में थी, अगर उसको 4 आदमी के सीधा करते तो अपने पैरों पर चल के जाती, अपने पहियों पर ठीक से जाती। लेकिन इन सबूत मिटाने के लिए गाड़ी को किलोमीटरों के हिसाब से घसीटा गया। पूरी दुनिया में हमने आज तक नहीं देखा है गाड़ी एक्सीडेंट हुई तो घसीटा, गाड़ी गिरे के उठा के चलते थे। घसीटी क्यों गया? क्योंकि जिस साइड गिरी थी पलटने के निशान और होते हैं और हाथ से पलटने के निशान होते हैं, उन निशानों को मिटा के गाड़ी को। आपका ये कहना है कि गाड़ी जो पलटी गई वो लोगों के या फिर अपनी जानबूझकर पलटी? और मैं तो कहूँ सरकार को पलटने से बचा, गाड़ी पलटा दी, सब कुछ होता है। विकास दुबे को लेकर के जो ये अफवाह फैल रही है कि वो बहुत अफवाह नहीं, ये सच्चाई है। 1990 से विकास दुबे का यह जीवन चालू हुआ है, इसमें आप क्या लगता है? उससे पहले भाजपा सरकार का प्रदेश के अंदर मेरा मानना है कि बहुत कमाना हुआ है, सपा बसपा सबसे ज्यादा रही है। अगर ऐसा मानना है तो जिन लोगों से विकास के संबंध है, सपा बसपा मत बताओ। अगर हमारे किसी के संबंध होगी ना बसपा बताइए, तो सरकार सीडीआर लाए ना, किससे उसके संबंध से सरकार बताए। ये सारी देखिए, ये टेलीफोन नंबर है, इससे ये बात हुई, ये फला 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 धन है इसके खाते में गया, यहाँ से गया ट्रांसफर, ये जमीन कब्जाई थी, जमीन कब्जा के इसने फला पार्टी के नेता हुई, तो सरकार बताएगी, हमको ही बताएंगे। सरकार के हाथ में तंत्र है, तंत्र अखिलेश यादव जी के हाथ में, तो हम 15 दिन में जानकारी करा के दे देंगे। होगी 2022 की सरकार आएगी, विकास दुबे के पूरे प्रकरण पे समाजवादी पार्टी पूरा का पूरा एक पत्र जारी करेगी और इसको सच्चाई जनता के सामने लाने का काम। ऐसा नहीं होगा, कम तक इंतजार होगा। लोग हजारों की तादाद में ठोका ठोकी चल रही है, लोगों को मारा जा रहा। हर एनकाउंटर की, खाली विकास दुबे की, हर एनकाउंटर की जांच समाजवादी पार्टी कराएगी। हर एनकाउंटर की, जितने लोगों को ठोकने का काम हो रहा है, फर्जी मार हो रहा, सबकी जांच कराई जाएगी। और जो पुलिस वाले उसमें फर्जी एनकाउंटर में इन्वॉल्व होंगे, वो समझ लें कि हमेशा कोई एक सरकार नहीं रहा। अपराधियों को मारना चाहिए, अपराधी मारेंगे तो देश स्वच्छ होगा, लेकिन अपराधियों के नाम पर बेगुनाहों को लोगों का, नोएडा में को जिम ट्रेनर था लड़का, उसको उठा के अपराध बना दिया, अपराधी था। और एक गुजर लड़का सुमित गुजर था, क्या वो अपराधी था? एक दिन में पहले एक भी मुकदमा और एक ही दिन में इनामी घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से किसानों के बेटों को, गरीबों के बच्चों को मार मार के अपराधी बना के सरकार बड़ी नहीं बन सकती और सरकार अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती। हर चीज का, हर जाति का जब सरकार आई समाजवादी पार्टी की, क्या रहस्य बनकर ही रह जाएगी विकास की ये कहानी? जिन 60 गांव में विकास को पोषित किया है, इतने बड़े अपराधी को पोषित किया है, क्या ये रहस्य ही बनकर रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मौजूदा सरकार में तो रहस्य रह सकता है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इसकी हर परत दर परत पर्दा उठाकर जनता के सामने सारी स्थिति का साफ की जाएगी। जब विकास दुबे ने जेल में सरेंडर कर दिया था, उसको मारा क्यों? तो आदित्य जी, योगी जी बताएंगे क्यों मारा। हम तो कह रहे हैं कि सरकार पलटने का खतरा था, इसलिए कार पलट दी, इसलिए मारा। हम तो सीधी सी बात, हमारी बात समाप्त होगी ना। अगर क्यों मारा, क्या मारा, ये तो वो बताएंगे। विकास दुबे को अपनी जान का खतरा नहीं होता तो वो सरेंडर नहीं करता। जो अपराधी 50,000 से 5 लाख के इनाम पर पहुंच सकता, वो बचना चाहता तो और बच सकता था, देखिए फिर भी उसको मारा गया। अपराधियों की सजा न्यायालय तय करता है, और अगर अपराधी अगर पुलिस हमला करे तो उसका कौन होता है। जैसे पुलिस की आईपीसी है, परंपरा रही है कि पुलिस को कोई हमला करे, पुलिस उसे चेतावनी दी तो मारा जाता है। लेकिन जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरह का सारा सब कुछ सरेंडर कराने से लेकर उसके आत्मसमर्पण से लेकर गाड़ी पलटने तक सब साफ है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। क्या सरकार इस एनकाउंटर को लेकर पर्सनल कमेटी बैठकर इसकी जांच करेगी? आपकी मांग है? हमारे देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तमाम मांगे संबंधित कर ली। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांगे, वो सारी मांगे हमारी पूरी पार्टी की। आपकी भी मांग यही है कि इस जो जांच सीबीआई वगैरह जो भी जिस संस्था को लगे,
ये कराता है, कराए ना कराए, तो समाजवादी पार्टी जब एक सरकार चीज है। और है कि जिस तरह से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, गाड़ी पलटी, उस समय विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। और वैसे ये बताता है कि उसके पैर में रॉड पड़ी थी और भागता हुआ आदमी और पुलिस उस पर गोली चलाए तो पीठ पे लगनी चाहिए, छाती पे लगने की राशि से नहीं। भागते हुए आदमी की तो पीठ पे गोली लगी थी ना। अभी कैसे मारी है तो भाई वो एनकाउंटर करने वाले ज्यादा होंगे, हम तो मौके पे थे। हमारा तो इतना कहना है कि जब सरकार बदलेगी, 2022 की सरकार बदलेगी, तो किसानों के बेटे और कमजोरों के बेटे और जितने फर्जी एनकाउंटर हुए, मेरा कहने का मतलब साफ है, फर्जी एनकाउंटर, सब एनकाउंटर फर्जी नहीं होती, हम भी मानते हैं, लेकिन जितने फर्जी एनकाउंटर हो उन सबका जांच होकर उनको सब लोगों को न्याय मिले। जो अपराधी लगभग 7 से 8 दिन घर में छुपा रहा, अचानक वो निकल के चिल्लाता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, इसका क्या रहस्य है? सरकार की सपोर्ट या प्रशासन की सपोर्ट क्या है? देखिए, अचानक से कैसे एक चूहा निकल के 6 और साल आवाज देने लगता है? आप आज चुनाव बता रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? 6 साल हो गए भाजपा की सरकार को, 3 साल दिन तो प्रदेश में भी हो गए, बाकायदा फल फूल रहा है। कौन तो एक व्यक्तिगत मामला बना, एक सीओ साहब से 22 साल से वो जानते थे उसके अपराधी थे, ये फला फला अपराधी है, सीओ साहब जानते थे, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लेकर उससे पढ़ाया। सरकार के एजेंडे में थोड़ी था विकास, तो सीओ साहब ने व्यक्तिगत रूप से उसमें दिलचस्पी दिखाई और चूंकि उसे 22 साल से जानते थे, उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधी को, और उन्होंने सीओ साहब ने आईपीएस की जो रिपोर्ट भेजी, आईपीएस जो आईपीएस अधिकारी है, उच्च अधिकारी, उनको कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार करे ना। सरकार को फुर्सत कहाँ है इन सब चीज, सरकार तो पर्दा डाल रही है सब चीजों को छुपाने के लिए, गाड़ी पर बात करता हूँ। सुना है कि कानपुर के जो एसएसपी साहब थे आनंद देव तिवारी, उन पर भी बहुत ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, इसमें आपका क्या है? हमारा कहना है जो भी जनता सवाल उठाए, सवाल का हर सवाल का निस्तारण किया जाए, सरकार को जवाब देना चाहिए, गाली धमकाने से काम नहीं चलता। देवेंद्र मिश्रा जो सीओ है, उन्होंने एक एसएसपी साहब के लिए चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी पर आज कार्रवाई हो रही है, क्या उस दिन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी जिस समय पर देवेंद्र मिश्रा ने चिट्ठी लिखी? आपके सवाल जी बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी सरकार से कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करने वाली सरकार है। जब नहीं हो पाई थी किसी वजह से, कोई बात होगी या जो मौजूदा अधिकारी को क्या लगा होगा, इस बात का तो जवाब सरकार मांगेगी, कार्रवाई भी तो सरकार के हाथ में है, विपक्ष क्या करे? जो सवाल प्रेस के है जनता के माध्यम से, वही सवाल हमारे को, जवाब तो सरकार को देगा। जिस तरह से एक घटना ये सामने आई है, क्या प्रदेश के अंदर और ऐसे कुख्यात बदमाश है या नहीं? आप ऐसी बात कर रहे हो, मुखिया के बारे में इतने मुकदमे और अपने अपराध वापस लेने में बताना पड़ेगा किसमें क्या है। मेरठ के अंदर भी एक बदमाश है जो हिस्ट्री सीडर रहा है, 2.5 लाख का इनाम उस पर भी घोषित है, क्या पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही? सब कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, अपराधियों को बनाना चाहिए, किसी का व्यक्ति विशेष का नाम लेने से किसी कुछ नहीं, अपराधियों की बहुत बड़ी क्या लिस्ट है। आपकी पार्टी की सरकार आती है तो अपराध को नष्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी की वातावरण तैयार करती है, अपराध होता ही क्यों है। समाजवादी पार्टी का बड़ा फोकस ये होता है कि जो बेरोजगार हो जाते हैं लोग, जाकर वो अपराध में लिप्त हो जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले तो ये काम किया है कि रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया, लोगों को रोजगार दिया, पढ़ने लिखने के साधन में उपलब्ध कराया, लैपटॉप दिया और बहुत सारी सुविधाएं छात्रों नौजवानों को दी और नौकरियां दी। यूपी सरकार की तो हर नौकरी घोटाले में गिरी जा रही है, कोई आज तक एक नौकरी उन्होंने दी किसी को? समाजवादी पार्टी सरकार ने बड़े पैमाने पर नौकरी देने का काम किया, और जब रोजगार नौकरी पाएगा, अगर ये विकास भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अगर कहीं ठीक टाइम पे नौकरी पा जाता, सही पा जाता, तो नितिन देव तिवारी के कारण भी स्तर बन जाता। आपकी सरकार में पुलिस की भर्ती का मुझे थोड़ा ध्यान है, मैं और आगे नहीं बता सकता, मुझे नॉलेज नहीं है कि पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें जातिवाद को लेकर के भर्ती की गई थी, फिर बसपा सरकार आई थी, उसने सबको हटा दिया था। बसपा सरकार के बाद फिर अखिलेश सरकार आई, अब जो फिर उन्हों को लगाया, अब जो लिस्ट जारी हो रही है, अब जो लिस्ट जारी हुई है उन पर जाति की चर्चा की, अब जो सूची जारी होगी। नहीं सर, उस समय आपकी अगर देखिए ये परेशानी है। देखिए, जिनकी भर्ती उस टाइम में लिस्ट बनाएंगे
उनकी तो भर्ती अपने टैलेंट के आधार पर अब भी इतनी हो रही है। सूची में कंपेयर करो ना, जिन लोगों को नाम ले लेके बताया जा रहा है तो कभी इतनी भर्ती हो रहा है, लेकिन एक जाति विशेष के लोग एकदम अचानक क्यों 70 से 80% तक पहुंचे। कंपेरेटिव लिस्टों की चर्चा करो ना। सपा पार्टी और मैं बसपा की समय की आपसे बात करता हूँ, उस समय पर मैं कह रहा हूँ दूसरी पार्टी ने एक दूसरे वो छोड़िए, राजनीतिक पार्टी बोलना बहुत सारी चीज होती है, लेकिन जिस चीज का इल्जाम लगाकर जिन लोगों को आया था कि ये इतने भर्ती हो, ये इतने भर्ती हो, तो आज भी इतनी भर्ती हो जाती है, उनमें टैलेंट है। लेकिन एक बड़ा सूची जो 70 से 80% एक खास लोगों की हो रही है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। क्यों यही खास लोग बात करते हैं? कौन से खास लोग किस सरकार की बात कर रहे हैं? मैं आप किसी चीज को जाति नहीं, वो सब आप देखिए खास लोग कौन है जिनकी सूची में ज्यादा नाम है, वही एक कैटेगरी क्यों आती है? क्या गरीब के बच्चे को, कमजोर के वर्ग के सब जातियों के सब लोगों का अधिकार नहीं है कि वो उनको नौकरियां मिले? क्या उच्च जाति में गरीब लोग की मैं बात गरीब है उन्हें दिया जाना चाहिए, लेकिन जो खाए अगर अघाये लोग उनको पूछना चाहिए। खाए अघाये लोगों से बताइए ये कौन सा तरीका है कि पिछड़े वर्ग को सिर्फ 52% पिछड़ा है, तो 27% पे किस आधार पर समेट दिया गया? 52% लोग को आपको 27% आरक्षण दिया, और 52% लड़कों में से जो पिछड़े वर्ग का है, जो किसान है, जाट है, गुर्जर है, यादव है, मल्ला है, निषाद है, बिंद है, वो 27% आरक्षण है। उन 27% लोग को है 52%, 52 से और 60%, वो जब उनका बच्चा जब वो जनरल कैटेगरी में अपना भरता है और वो टॉप करता है, उसको टॉप में से काटा है, नहीं बेटा तुम 27 लोग, और 15% लोग रहेंगे 52% में, ये न्याय कौन सा है? 15% कौन से लोग हैं? जो सत्ता में 85% संसाधनों को कब्जा है, जिनका 87% 85% संसाधन पर कब्जा है, उन्हें 15% में समेट दो। जर्नलों के लिए नहीं, बात जनरल, मैं ये कह रहा हूँ तो फिर जनरलों के लिए है, तो जनरलों को जो पिछली जाति का बच्चा है जब वो टॉप कर रहा है और आरक्षण नहीं लेना चाहता तो जनरल में शामिल क्यों नहीं? वो 27% 52% लोग आपने किस आधार पर समेट दिया? 52% लोग से 27% में किस आधार पर समेट दिया? क्या ये आरक्षण खत्म होना चाहिए? नहीं, जिससे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों आरक्षण समाप्त? जो दबे पिछले पीछे लोग हैं उन्हें आगे लाया जाना चाहिए। सरकार की नॉलेज के हिसाब से भर्ती होनी चाहिए। देखिए नॉलेज के हिसाब से भर्ती वाले भी, आप देखिए 90% वाला 99% वाला आज वैक्सीन नहीं बना रहा, 33% वाला जो व्यक्ति है, जो आपके मैं ये मानो 33% वाला अधिकारी बना बैठा है, और 99% वाला 90% वाला अपराधी बना। किस कारण बना? आरक्षण की वजह से बना। 85% 90% तो वही दुब्बे बन रहे हैं ना। आप 10% अगर कोई दादा आ गया, सिर्फ उसी का पीछे लोग 90% वैक्सीन नहीं बना रहे। 90% वैक्सीन बनाने वालों को टोटल निकाल लो कितने परसेंट कौन है? नहीं, आप एक आरक्षण के एक ले लो, वैक्सीन बनाने वाले 100 लोगों में से कितना है आरक्षण वाले? आप बात करिए ना क्लियर। वैक्सीन बनाने वाले 100 लोगों में आरक्षण वाले कितने हैं वैक्सीन बनाने? बताइए ना। 27 लोग मानते हैं, 27 लोग हैं, 27 है, और जो 73 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? 73 लोग हैं, वो वैक्सीन से बना रहे हैं तो है, और भी शामिल है। 27 तो आपकी वो है, 27 तो पिछड़े हो गए, 73 तो जनरल है। क्या पूरी सीट हमेशा भारत के अंदर? मैंने आप मेरी बात कर, आप सवाल आप मेरा वैक्सीन बना 73% लोग से वैक्सीन बना रहे हैं। 73% लोग में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसमें आप क्या चाहते हैं? आपके चाहते हैं पिछली जाति का है उसमें 27% नहीं, 73 आपकी बात को मैं बड़ा करता हूँ, आपकी बात को मैं सहमत हूँ कि हर एक को मिलना चाहिए 27%, उसको 27 को हमारा तो दिया जाए। देखिए हमारा तो ये कहना है, नॉलेज के हिसाब से हर जाति को उसके जातिगत गणना करा लो, जो जितने परसेंटेज की लड़ाई में, इसी की लड़ाई में 15% लोग। एक चीज बताइए, जाति और इस पर क्यों बात हो रही है? इसके बगैर नॉलेज के हिसाब से देखिए, मैं भी हलवाई हूँ, साहू हूँ, पिछली जाति का हूँ, बात किसने शुरू करी? पिछली जाति के बेटे को लोग बर्दाश्त नहीं करते, ये बात किसने शुरू करी थी? मैं तो पिछली जाति का हूँ, किसने शुरू करी? मेरी बात ये, देश के प्रधानमंत्री पद का व्यक्ति, जब देश के प्रधानमंत्री हमारे आदर्श होते हैं, जब प्रधानमंत्री के रूप में पिछली जाति का हुआ है ना, तो बिल्कुल प्रधान स्तर तक जाएगी। पिछली जाति को हूँ इसलिए मुझे कोई अवसर नहीं देता, पिछली जाति का अवसर मांग रहे हैं ना, सम्मान इस मूवमेंट की बात है। लेकिन हमारी चर्चा का विषय आज विधानसभा है, आरक्षण पर आप लंबी चर्चा की, लंबे सवाल नहीं है, फिर हम किसी दिन बैठेंगे विशेष चर्चा करेंगे।
आज की चर्चा हमारी कोरोना महामारी को लेकर के आपकी अपनी क्षेत्र में पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, आपने इस समय पर क्या विकास कराया है? देखिए, विकास तो कोरोना में क्या विकास हो सकता है? लोग सुरक्षित रहे, घरों पर रहे और कोरोना फैले ना, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये 25,000 की आबादी है, जिसमें मकबरा, मकबरा टिक्की, मकबरा गुलशन, ये 5-6 बस्ती हैं। और हमें ईश्वर का और अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि आज तक हमारा बस्ती शून्य है, कोई उसके प्रकोप नहीं आया। लोगों ने बहुत एहतियात बरती, पालन करा। तो ये क्षेत्र मेरठ का विशेष क्षेत्र है जो अभी तक शून्य चलता है। यही हमारी उपलब्धि है, इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं है। एक चीज ये है कि जिस तरह से देश के अंदर जब लिमिटेड लोग इसमें कोरोना से संक्रमित थे, उस समय लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन आज भारी मात्रा में संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं। क्या लॉकडाउन लगने की आवश्यकता है या नहीं? देखिए, अनाड़ियों के हाथ में देश की बागडोर वैसी। लॉकडाउन जब लगना चाहिए था जब बड़े पैमाने पर, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि लॉकडाउन कब लगा दो, थाली बजा दो, ये जला दो, ताली बजा दो, कोरोना चला जाएगा। कोरोना तो गया नहीं। ताली बजाने वाले, ये जलाने वाले और ताली बजाने वाले अमिताभ बच्चन जी को भी हो गया। थाली बाली बजाने से नहीं हुआ, टीकाकरण कराने से, वैक्सीनेशन कराने से, डिस्टेंस रखने से कोरोना जाएगा। मेरठ के अंदर डेली के लगभग 40 से 45 का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टरी की, अस्पतालों की किस तरह से कमी है जो इतनी संक्रमित की संख्या बढ़ती है? देखिए, मेरठ का जो आंकड़ा है, मेरठ में मेडिकल फैसिलिटी कम है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था अस्पताल में, कि आज वो काम आ रहा है। हमारी दी गई एम्बुलेंस काम आ रही है। सरकार ने कोई एम्बुलेंस नहीं दी, कोई व्यवस्था नहीं की, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पतालों को नहीं। जो कुछ किया इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं अभी जो आप 40-45 कर रहे हैं, अगर सारे टेस्ट हो जाए, ये एक बड़ी रिसर्च का अनुमान है कि 0.7% लोगों को कोरोना ग्रस्त होती है, उनमें इम्यूनिटी डेवलप होती है। अगर ये आंकड़ा निकाले तो देश में लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और हर 20 दिन में से डबल बढ़े, तो आज वो आंकड़ा 5-7 के होता है। हम लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे, हम लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे, इसलिए परिणाम हमारे सामने नहीं है। हो सकता कोरोना आपने हुआ हो, मुझको हुआ और होकर निकल गया, इम्यूनिटी बन गई। तो भारत के लोग ज्यादातर किसान है, मजदूर है, मजबूत है। कोरोना ज्यादातर उन्हीं लोगों को ज्यादा हो रहा है जो बिस्लरी और बहुत हाई फाई वाले लोगों को ज्यादा खतरा है। मजबूत फिर भी बच रहा है, लेकिन सरकार को ज्यादा पैमाने पर टीका, वैक्सीनेशन कराना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए। और जो गरीब मजदूर है उनको अगर कोई लॉकडाउन या व्यवस्था करके पाने का, रोजगार का सारा इंतजाम करना चाहिए। आपने कहा लॉकडाउन, सरकार को पहले 50 दिन WHO ने 31 जनवरी को रिपोर्ट की कि आपको लॉकडाउन करना है, करना 31 मई से और 22 मार्च तक 50 दिन में सरकार चाहती तो सारे मजदूरों को जिन्हें जाना था देते थे, सारा बिजनेस कोरोना के साथ सेटल करते, कितनी यूनिट चल रही, क्या सिस्टम बनाते, कुछ नहीं हुआ। पूरा ट्रंप नमस्ते होती रही और मध्य प्रदेश सरकार बनती बिगड़ती, विधायक खरीदते जाते, और वो परिणाम हुआ कि वो टाइम बढ़िया निकाल दिया। और रात को मोदी जी आए और कहा मैं लॉकडाउन करता हूँ और भारत जंग जीत जाएगा 21 दिन में, हम लॉकडाउन करते हैं। क्या के फिर का 1 हफ्ते का थाली बजाइए, 1 हफ्ते का थाली बजाइए, एक बार का दिए जलाइए, लेकिन कोरोना नहीं गया। महामारी बढ़ रही है और गंभीर रूप से। बस अगर ईश्वर और अल्लाह की कोई हम पे मेहर है, कृपा है, तो वो यही है कि भारतवर्ष की, भारतवर्ष ही नहीं, साउथ एशिया में श्रीलंका में आंकड़ा और भी कम है, मलेशिया में आंकड़ा और भी कम है। जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ चलेंगे आंकड़ा बढ़ता है, और जितना ईस्ट की हम तरफ चलते हैं आंकड़ा कम होता है। तो ये ईश्वर की कृपा है कि गरीब मुल्कों पे, कमजोर लोगों पे कोरोना का भयंकर प्रारूप रही है, जो और वेस्टर्न कंट्रीज में। लेकिन सरकार टोटल पूरी तरह से फेल है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह फेल है। वो दूसरे मामलों में लगी रही। अगर उन्हें वर्ल्ड बैंक से लोन ना लेना होता, तो साफ करूं, 21 मार्च को अप्लाई किया गया IMF लोन, और उसकी शर्त ये थी कि लॉकडाउन रहेगा तो लोन मिलेगा। 22 को लगा दिया।
रात को आते हैं साहब, घोषणा कर देते हैं। अरे प्लानिंग करो, देश की विपक्षी पार्टियां सबसे बैठ के देश के जिम्मेदारों को बुद्धिजीवी से 50 दिन से पूरी चर्चा हो गई, नेटवर्क बना। अब भी तो कर रहे हैं ना हम लोग, अब भी तो पीपी किट बन रही है, अब भी तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये काम 50 दिन होना चाहिए था। जो भागदौड़ आज इन उसके बाद के 3 महीने में हो गई, उत्तम 50 दिन होता है। तो इतनी अफरा तफरी, करोड़ मजदूर जो उन्होंने नर से बदतर जिंदगी में हजारों किलोमीटर का पैदल रेलों में लटक के और साथ साइकिलों पे और ठेलियों में काट के हजारों किलोमीटर का विरांसलों को सफर करा। इकोनॉमी में व्यापारी को उतना नुकसान नहीं होता। आपने आंख नीचे 3 महीने की दुकान बंद करा दी, सड़ गया व्यापारियों का सामान। आप 50 दिन में व्यवस्थित करते तो व्यापारी अगली, उसे पता होता है कि लॉकडाउन में 2 महीने के हिसाब से अपनी सारी व्यवस्था करता, ना व्यापार को दिक्कत होती, ना मजदूरों को दिक्कत होती। लेकिन ये तो ये सोचता है कि ताली बजाने से भक्त है, भांडगिरी करेंगे और खूब अच्छा रह जाएगा। देश को पहली बार बदनसीबी है कि कम पढ़े लिखे लोग जब चलाएंगे, ज्ञानी लोग नहीं चलाएंगे। अज्ञानियों के हाथ में देश होगा, तो अज्ञानता को यही करना। सर आप ये बताइए कि किस पार्टी में के अंदर ज्ञानी लोग, कौन सी ऐसी पार्टी है? मुझे फक्र है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं और सभी विषयों पर उनकी अच्छी पकड़। पार्टी में सब में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन पार्टी का मुखिया क्या है, ज्ञानी क्या करेंगे? जब अज्ञानी के हाथ में कमान होगी तो ज्ञानी कुछ नहीं कर सकता, कमान ज्ञानी क्या है। और हमें फक्र है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे काबिल हो। गरीबों की समस्या इतनी बढ़ती जा रही है, कोरोना को लेकर एक तो बेरोजगारी, ऊपर से खाने की व्यवस्था, इसमें क्या है? आपके क्या विचार हैं? विचार एक है कि जो लोग दावा कर रहे थे कि विश्व नेतृत्व करके विश्व नेतृत्व करता है, पूरी दुनिया को बांटता है, और आज हालत यह है कि हम अपने देश के लोगों को खाने का आटा रोटी करते हैं, अपने देश के लोगों को, यानी हम उन्हें इतना मजबूत कर ही नहीं पाए। 2/3 आबादी राशन के गेहूं पर मोहताज है। अगर सरकार उपलब्ध न कराए तो महामारी बढ़ जाएगी। तो जिस देश के 2/3 लोग अभी राशन की व्यवस्था नहीं कर पा सकते हो, वो देश किस आधार पर विश्व गुरु बन जाए? बहुत बड़ा प्रश्न। जब देश मजबूत जब होता है, जब देश का किसान मजबूत होता है, जब देश का नौजवान मजबूत होता है, जब देश का मजदूर मजबूत होता है। कुछ उद्योगपतियों के मजबूत होने से 1% लोगों पे 73% अगर देश में सरमाया होगा, जिस दिन वो पूंजीवादी व्यवस्था डगमगाएगी, देश बिखर जाएगा। तो कोरोना के टाइम में देखो, कोरोना के टाइम में आज कोई उद्योग नहीं चल सकता अगर मजदूर न हो, किसान न हो। तो साबित हो गया कि इस देश की अगर व्यवस्था को कोई चला रहा है तो इस देश का किसान चला रहा है, इस देश का मजदूर चला रहा है। ये पूंजीपति उद्योगपति तो तिल मिला गए, 2 महीने के लॉकडाउन में तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन इस देश की गिनती को संभालना किसने काम किया? तो किसानों ने किया, मजदूरों ने किया, नौजवानों ने। इस लॉकडाउन के समय में भी आप देख सकते हैं किसानों की समस्या बहुत बढ़ती है, उनके लिए उपयुक्त जो जरूरत के सामान होते हैं वो नहीं मिल पा रहे। देखिए, इससे भी देश के लिए हानि है। जब देश के किसानों को मजबूत करने का एक बीड़ा उठा लिया गया, लोग बड़ी बेशर्मी के साथ 80 रुपए डीजल हो गया तो क्या हुआ, देश तो मजबूत हो रहा है। अरे देश मजबूत हो रहा है, किसान की तो तुमने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। किसान की फसल की कीमत 80 रुपए के हिसाब से करके दिखाओ ना। तो किसान की मजबूती, जब किसान को तुमने भिखारी बना दिया, 80 रुपए लीटर का डीजल खरीद के किसान बर्बाद नहीं होगा। तो जब सोच दूसरी होगी तो किसान को बर्बाद करने की सोच होगी तो देश कभी करती है। अगर आपकी सपा सरकार आती है तो किसानों के हित में काम किया? बिल्कुल, सपा की सरकार होगी तो तमाम कल्याणकारी योजनाएं और आपका लखनऊ एक्सप्रेस किसानों की, जितने जिले हैं उन जिलों के आसपास मंडियां स्थापित होंगी, किसानों की फसलें होंगी, वो माल पूरे 300 किलोमीटर दिल्ली पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगेंगे, जो कह के बिल लगते थे। सड़कों का जाल जो बिछाया, बिजली 40 लाख की जो बिजली इतना जबरदस्त 14,000 मेगावाट बिजली है बनाने का काम किया, और सड़कों का जाल बिछाया, 54 जिले 4 लेन से करे, वो इसलिए तो करे ना, किसान मजबूत हो जाए। आवागमन किसानों के गांवों से खलिहानों से जितना सड़कों का जाल मजबूत होगा, जितनी बिजली मजबूत होगी, बिजली ज्यादा रहेगी तो बिजली की खपत कम हो जाएगी। एक भी सब स्टेशन बनवाया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? आप बताइए कि फला सब स्टेशन का पैसा 1000 सब स्टेशन अखिलेश यादव जी
सरकार ने सब स्टेशन, यानी एक जिले में 8-10 सब स्टेशन होते, 1000 सब स्टेशन बने थे, हर जिले में 500 सब स्टेशन, उससे बिजली की हालत शुरू थी। ट्रंक लाइन बिछाने का काम अपनी सरकार ने तमाम तरह का बिजली के मदद से पैसा निकाल के पता नहीं कितनी योजनाओं को किया, सब तानाशाहों धन्नाशाहों को बांट दिया, जो अलग अलग योजनाओं को बांट दिया। तो अखिलेश यादव जी गिराएंगे, देश की उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम है, लोग बहुत परेशान है। अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, उससे लोग उम्मीद कर रहे हैं, और फिर वही चैन की बंसी बजाने वाला टाइम नौजवानों का और मजदूर। अगली सरकार में आप बता रहे हैं बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी रही, व्यवस्था उस समय ऐसी थी कि किसान को रात में पानी के लिए जाना पड़ता, योगी सरकार में किसान अपने घर आराम से पानी लगा 20 घंटे बिजली। 14,000 मेगावाट बिजली किसके टाइम में पड़ी है? आप आंकड़े देखो ना, तो जबान से नहीं होता। 1,000 सब स्टेशन किसके टाइम में बने हैं? वो सब स्टेशन बने तभी तो आज किसानों को बिजली मिल रही है। अखिलेश यादव सरकार बनती थोड़ी, आप 5 साल पूरे होते 1,000 सब स्टेशन लगे, 14,000 मेगावाट बिजली जो बनाई वो 5 साल पूरे हो, उसी के बचत तो ले रहे हैं। इन्होंने क्या किया? आज मेरे आप ना आपका हाथ आपने कम करके 1,000 सब स्टेशन की किसान इन्होंने एक सब स्टेशन बताओ, एक फला के फला जितने सब स्टेशन 1 मेगावाट बिजली पैदा करी बताओ, एक अस्पतालों को एम्बुलेंस दी हो तो बताओ, 100 नंबर में एक पुलिस उतारे दी हो तो बताओ, कोई एक अस्पताल बनवाया हो तो बताओ, बना क्या है? बट ये बताएं तो हमने पुलिस को ये सुविधा दे दी साहब, पुलिस को जो थार गाड़ी दी और एम्बुलेंस को जो 100 नंबर की किसने दी, अस्पतालों को एम्बुलेंस किसने दी, बच्चा के लिए एम्बुलेंस किसने दी, एक्सीडेंट के लिए एम्बुलेंस किसने दी, 16 लाख जो आज डिजिटल भारत बनना है, 16 लाख लैपटॉप उत्तर प्रदेश से गाँव में बांटे किसने करे? ये तो अब सरकारी विभागों में जो लैपटॉप आ रहे हैं वो भी किराएदार है या अपने सरकार के कर्मचारी को दे नहीं पा रहे। अखिलेश यादव जी ने तो क्रांति करी डिजिटल क्रांति, 16 लाख डिजिटल जब पहुंचे तो आज हर चीज में ऑनलाइन। नौजवान जो अब नौकरी में भी कहीं आया होगा पिछले 8 साल से, कहीं काम में भी आया होगा और सब जगह आया होगा, वो डिजिटल क्रांति अखिलेश यादव जी इन्होंने किसी को एक बात किसान की एक सबसे बड़ी समस्या ये बढ़ रही है, किसान के बच्चे जो प्राइवेट संस्थानों में पढ़ रहे हैं, इस समय किसान का कोई भी ऐसा सामान उचित रेट पर नहीं बिक रहा है, जो समस्या फीस की लेकर चल रही है, इसमें आप क्या कहेंगे, अपना क्या विचार रखेंगे कि किसान? देखिए, इनसे तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती, लेकिन हम इतना जरूर आश्वासन दे सकते हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो बाकायदा किसानों का एक आयोग बनाकर पूरा जो है व्यवस्था कृषि से आधारित, उसमें फसलों का दाम के हिसाब से प्रॉपर प्लस मजदूरी, किसान मजदूरी भी करता ना, खाली फसल की लागत ये नहीं है किसी ने बीज बो दिया था तो किसान मजदूरी भी करता है, उसकी लागत किसान की मजदूरी प्लस लागत जोड़ के उसको फसल पर दिलाने का किया भी है, करने का तमाम भुगतान अखिलेश यादव सरकार में कितना रेट बढ़ा, जितना अखिलेश यादव की सरकार में रेट बढ़ा था, रेट बढ़ रहा है। अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी सब कुछ ठीक हो जाए, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसान के बच्चे क्या प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते, प्राइवेट संस्थान है कि लोग, अगर मैं सूची जारी कर दूं जितने संस्थान हैं बड़े बड़े 90% 90% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, अरे सूची जारी करके मैं नाम बताना शुरू करूंगा, आप मेरठ उठा लो, मैं नाम बताना शुरू कर दूंगा कौन कौन जुड़ा हुआ आपको, आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है। जब तक शिक्षा का व्यवसायीकरण बजट में बहुत बड़ा प्रावधान शिक्षा को होना चाहिए, हर नौजवान को शिक्षा का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार, क्या किसान का इसीलिए 21,000 रुपए 20,000 रुपए बच्चों को दिए जा रहे थे, कन्याओं को दिए जाते, उससे क्या है ये सोचते क्या आप एडमिशन किस लिए लड़ाई हो गए? अरे 20-30,000 रुपए कुछ सरकार मदद कर देगी, कुछ उसकी ग्रांट आ जाती है तो 2-3 साल का कोर्स होता, बच्चा मिला कर। और अभी तक अखिलेश यादव जी ने इंटर तक के लिए बच्चों को फ्री किया था, और अखिलेश जी की सरकार आई कि हम लोग बात करेंगे, हम आए किसी भी कन्याओं के लिए फ्री कराएंगे,
क्योंकि अगर बेटी पढ़ जाती है तो पूरा घर। शिक्षा की व्यवस्था को लेकर आज एक बहुत बड़ा सवाल है। गरीब किसान का बच्चा प्राइवेट में इस समय पढ़ रहा है तो उसके लिए फीस बहुत मुश्किल हो गई है। लॉकडाउन के समय में क्या फीस माफ होनी चाहिए? क्योंकि फीस एकदम तो माफ नहीं की जा सकती, जो लोग संस्थान चला रहे हैं उनकी भी खर्च, लेकिन इतना जरूर है कि संस्थान के खर्चे लॉकडाउन के टाइम आगे हो गए तो फीस की आगे होनी चाहिए। आप देख रहे हैं संस्थान में खर्चे आगे हो गए, जितने खर्चे में कम हुए उस हिसाब से फीस की आदि कर दी जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ करेगा नहीं, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट कौन करेगा? सरकार को बहाना कर दिया। लॉकडाउन के समय पर आप देख सकते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए डिजिटल और ये डिजिटल चीजों की जरूरत पड़ने लगी, मोबाइल लैपटॉप, ये भी एक खर्चा पड़ा, इंटरनेट का भी खर्चा पड़ा। 16 लाख घरों में तो अपने जी का लैपटॉप है जिससे बच्चे उनके छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं। बाकी की सरकार आएगी तो हम वर्क कराएंगे, लेकिन इस सरकार से कोई। कोरोना महामारी के दौरान आपने अपने क्षेत्र के अंदर ऐसे कितने ऐसा है लोगों की सहायता की है जो परेशान थे? देखिए, एक बड़ा सोशल मीडिया पे चलता था, एक डब्बा लेके और 4 आदमी खड़े होते थे, गरीब को शर्मिंदा करते थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने मदद करने का काम किया, लेकिन ये भी बड़ा प्रयास करा कि गरीब और कमजोर लोग उसको शर्मिंदगी न हो। 10 रुपए का 20 रुपए का सामान दे रहे हो, उसको फोटो लेगा सोशल मीडिया पर डाल दो, जो गलत है। हमारे, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन तक नहीं आने तक इस पूरे क्षेत्र में कोई मदद नहीं, हम और हमारे साथियों ने मिलकर व्यवस्था बनाई, चुपचाप उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। बहुत सारे लोग, सामाजिक लोग लगे रहे, तो सबने कार्य करके बनाई, कोई भूखा नहीं, इतना तो हमने लगता है। महामारी के चलते चलते गरीबों की परेशानी, जो ये प्रवासी मजदूरों के लिए आवागमन की परेशानी रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? आपकी सरकार ने कितनी मदद लोगों की की? हमारी जो सरकार है, और सरकार नहीं, आपकी सरकार फिलहाल अखिलेश यादव ने दाता मेरे ख्याल से करोड़ों करोड़ रुपए की मदद घरों तक पहुंचाने, वो पूरा चार्टर्ड है। दही समाजवादी पार्टी को इतने लोगों की मदद की, सबके नाम लेकिन इतना मैं कहूंगा कि एक गायक का एक गाँव है, भूखे पेट नंगे पांव कैसे पहुंचा अपने गाँव, हम सब याद रखेंगे। सरकार के जोर जुलम का हर एक बात का हिसाब है, हम सब याद। प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार है, लेकिन अदर राज्यों में और भी सरकार, कांग्रेस सरकार भी है। और कहाँ बची कांग्रेस? मध्य प्रदेश की खा गए, मध्य प्रदेश की खा गए, राजस्थान की खाने के चक्कर में कोरोना चले न चले, भाजपा वाले विधायक लगा रहे, महाराष्ट्र के पीछे पड़े रहते हैं, कभी उधर भगा दे। सरकार किसी को चैन से चलाने दे, महाराष्ट्र से आप देख सकते हैं किसी को परेशानी हुई है मजदूरों को। लेकिन जहां बहुत बड़े पैमाने पर उस बात का बड़ा मामला, बहुत बड़े पैमाने पर जहां केंद्र सरकार का दखल होगा, केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन पूरे लॉकडाउन में गायब रहने वाले अचानक 1 महीने पहले प्रकट होकर और वीटो करके राज्यपाल के माध्यम से गृह मंत्री ने दखल दिया और उनके हाथ से मैक्सिमम पावर देके अपना काम वर्चस्व दिखाने के लिए, जब बहुत बड़ा काम दिल्ली की सरकार ने कर दिया, उसको एंट्री करके उन्हें अपना आप दिखाना। क्या आपके क्षेत्र में भी गरीब कल्याण योजना और ये क्या नाम आपका, ये गरीबों के लिए जो राशन की व्यवस्था हुई है, क्या सभी गरीब परिवारों में? कालाबाजारी नहीं होती थी और जिम्मेदार लोगों ने, हमने एक व्यवस्था बनाई थी, जो राशन आया वो बटा। उज्ज्वल योजना के तहत जो सिलेंडर बढ़ते हैं, क्या ये वो तो सब जो चीजें चल रही थी वो तो जागरूक इंसान हो, जागरूक, ऐसी कोई बड़ी शिकायत कोई सामने आई नहीं। परेशानियों करती है, जिसके हाथ जो लग जाता परेशानी से लग जाए, लेकिन कोई अगर ऐसी परेशानी है तो अधिकारी, लेकिन जो बड़ी मदद सरकार को ऊपर से करनी चाहिए, कोई बड़ी मदद। क्या मदद? 20 लाख करोड़ में हमारे क्षेत्र को क्या पूछता, हमारा क्या हिस्सा बताइए? 20 लाख करोड़ में उन्होंने क्या मिला, हम कहां से बताएं? किसी का हाथ इतना साफ तक आए 20 लाख करोड़। प्रधानमंत्री जी ने डीटीपी के द्वारा, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन के द्वारा सभी गरीबों के खाते में, अरे भाई वो तो पहले से योजनाओं में चल रहा था, विधवा पेंशन में चल रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कौन सा नया कर दिया? अगर आप बजट को भी
बजट को भी अगर आप योजना बता के ग्रांट बता के तो 20 लाख करोड़ कोई है जो बजट की योजनाएं चल रही थी 4 साल की योजनाओं को राजा ने छोड़ के हमने ऐसे ऐसे किया और ऐसे 20 लाख करोड़ किया। आप लोग भी बाजा करेंगे दिया किसको क्या है आप बताइए। आपके हाथ में क्या पैसा है? आप भी देश के नागरिक हो, आपके और आपके परिवार के पास एक पैसा आया 20 लाख करोड़ से कुछ मिला आपको? 20 लाख नहीं नहीं मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा बात को नहीं कह रहा आपके मेरे खाते में क्या आप मैं भी एक नागरिक आम आदमी की गरीब मैं भी आम आदमी मैंने कहा था एक आप आम आदमी 100 लोग आपको पेरेंट दे रहे हैं आप हमें 100 लोग आप एक खाते बता दो 20 लाख करोड़ तो 100 आदमी तो सैंपल टेस्ट ही तो होता है ना। कोरोना के टेस्ट हुआ 26,000 लोगों का आंकड़ा निकाला उन्होंने जो बताया था कि 1 करोड़ सारे लोगों को मार्च में हो गया था 100 लोगों का सैंपल टेस्ट करो आप बताओ ना 100 लोगों में से कितने लोगों को पैसा आ गया वही पूरे देश का टेस्ट है। मैं अपने सोच मेरे तो आसपास की पूरी बत्ती 20 लाख करोड़ से पैसा निकाल किसी को कुछ नहीं मिला सब बहुत अच्छा बोलने का फायदा बस और कुछ नहीं। और एक बहुत बड़े लेवल पर जो जिस तरह से न्यूज मीडिया चैनल बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आज भी अपनी जान को खतरे में डाल के सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन जो बड़े पैमाने पर बड़े औद्योगिक चैनल है दोनों औद्योगिक पत्रकारिता नहीं है जो औद्योगिक घरानों के चैनल है वो तो ऐसा कर रखा है कि यहाँ गरीब मजदूर मर रहा और इमरान खान को डर गया इमरान खान पूरा कल का मरता आज मेरे देश में कर रहा हमें उसको चर्चा करनी चाहिए। कोरोना की चर्चा यहाँ की करो ना इमरान खान उसकी क्या करने की जरूरत है कोरोना की चर्चा लेकिन इन्होंने सिर्फ डाइवर्ट करने डाइवर्ट माइंड करो उनको ध्यान रखो सरकार को बचाने का। सरकार के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से अब बेरोजगारी बढ़ रही है आम आदमी के लिए नौकरी नहीं है जो आज हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करके निकल रहा है उसके लिए भी एक बड़ी समस्या है नौकरी बेरोजगारी कैसे किस तरह से इनके लिए सरकार का क्या है नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बहुत भारतीय और अवसाद को अवसर में बदल दो तो संकट आ जाए। अब कोरोना का संकट था इनको अवसाद हाथ लगा इन्होंने अवसर ले लिया मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी वो सरकार कोरोना के काम में लगी हुई थी उन्होंने उसकी सरकार गिरा दी। अब एक दूसरा अवसर उन्होंने राजस्थान की सरकार ये तो अपने अवसाद को लोग काम करने के लिए अपना अवसर ढूंढते हैं। बिहार में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके आपने बिहार में चुनावी वर्चुअल दे दी 140 करोड़ रुपए खर्च करके 20,000 आपने एनसीपी लगाई और 20,000 का कितना 20,000 रुपये 144 करोड़ रुपए आपने खर्च करे 7,000 रुपये कितने पे लगाए और 144 करोड़ खर्च करके तो पूरा बिहार में आप जो है पूरा वैक्सीनाइज करा देते आप इंटेंसिव केयर यूनिट लगा देते कुछ किया आज खर्च कर रहा है चुनाव सरकार बनाने में 300-400 करोड़ रुपए सरकार बनाने में खर्च कर रहा है हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है सरकार। इनका भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है सरकार 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 तो सरकार ऐसी चीज होती है जिसके हाथ में हर तरह की शक्ति होती है और उस शक्ति से दोहन करके ये जो सरकार ये बनाने में 1,000 करोड़ करते हैं ये 10,000 करोड़ का बन ये व्यवसाय कर रहा है सरकार का व्यवसाय कर रहा है और गुजराती है दोनों गुजराती अच्छा व्यवसाय जिस तरह से राजस्थान के अंदर धरपकड़ चल रही है सरकार को आगे वाले समय में क्या हो सकता है क्या आंकड़ा मान सकते हैं हम तो दुआ कर रहे हैं हम तो दुआ कर रहे हैं कि लोकतंत्र जीते लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज है ऐसा बहुत बड़ी चीज है हमारी पार्टी के बड़े नेता पैसे के लिए अपनी सरकार का साथ छोड़ बहुत सारे कुछ तो मजबूरियां रहती है बहुत सारों की गर्दन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं बेवफा होने का कारण क्या है जो सरकार से बेवफा जो बेवफाई कर रहा हूँ बताया मैं कैसे नहीं फिर भी आप सरकार में रहे हैं बहुत सारी मैंने क्या कहा कमजोर नस्ल होती है मुर्गी की गर्दन जहां जिसके आत्महत्या दबाने का चिकन नेक तो सब जगह कुछ बात होते हैं लालच बुरी बला है आप भी जानते हैं इस लालच में आके लोग फंस जाते हैं
इसी तरह से सरकार राजस्थान में कुछ न कुछ घर पटाखे में गिरती हुई नजर भी आ रही है। अब देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं। Solutions, earthing, distribution, transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DigiSet, solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switch gear, switches and switch box, lighting, solution, public address and security system, isolate power supply. Contact us 8290226236. आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर विजिट करें www.unis। कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक